नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 नए मामलों से हड़कंप मच गया है। राजधानी में कुल केस 20 तक पहुंच गए हैं। देश का आंकड़ा 100 के करीब तक पहुंच गया है। मुंबई, राजस्थान में भी ओमिक्रॉन का कहर जारी है। सरकार अलर्ट पर है, लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 40 सैंपल में से 10 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। तो लगातार ओमिक्रॉन से दहशत अब पूरे देश में देखने को मिल रही है। राजधानी में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 10 से 20 हो चुकी है। आपको बता दें, 40 सैंपल में से 10 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। तो आपको बता दें, न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे देश में ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और अगर पूरे देश की बात करें तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और 100 तक ये पहुंच चुका है। देश का आंकड़ा 100 के करीब पहुंच गया है। मुंबई, राजस्थान में भी ओमिक्रॉन का कहर जारी है, हालांकि सरकार अलर्ट मोड पर है। पंकज जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, लगातार खबरें आ रही है और राजधानी की अगर हम बात करें तो यहां पर 10 नए मामले और सामने आए हैं। क्या कुछ और जानकारी, लेटेस्ट अपडेट? देखिए, दिल्ली में लगातार ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है और तमाम वो यात्री जो इंटरनेशनल फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनका सबसे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाता है और उसके बाद उन्हें सीधे लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो 40 सैंपल भेजे गए थे, उसमें से 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, यानी कि 10 और नए मामले ओमिक्रॉन के दिल्ली में सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 20 ओमिक्रॉन के मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन इस बीच एक जानकारी और जो सामने आई है वो ये है कि 10 ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं वो डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं एलएनजेपी अस्पताल से। तो फिलहाल कई ऐसे सस्पेक्ट केसेस हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनके सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल। पंकज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो जितनी सैंपल जितने भी कलेक्ट किए जा रहे हैं, ये सभी क्या वो लोग हैं जो कि बाहर से, विदेशों से आ रहे हैं? देखिए, ज्यादातर मामले वही हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट के जरिए यानी कि रिस्क कंट्रीज से दिल्ली में लैंड कर रहे हैं। इन तमाम लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाता है एयरपोर्ट पर ही और उसके बाद ऐसे कॉन्टैक्ट जो इन ट्रैवलर्स के साथ थे उनको भी आरटीपीसीआर कराने के बाद एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तो कुछ कॉन्टैक्ट होते हैं जो कि संपर्क में आते हैं कोरोना पॉजिटिव होने के बाद और कुछ ऐसे यात्री हैं जो कि फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि ज्यादातर उन्हीं यात्रियों की संख्या है जो विदेश से दिल्ली की तरफ सफर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 या 3 मामले ही दर्ज हो रहे थे, लेकिन आज जो सैंपल रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि लखीमपुर की लड़ाई का नया चैप्टर के पन्ने संसद के अंदर बाहर आज फिर से खुल गए हैं। जी हां, विपक्ष ने लोकसभा राज्यसभा में हंगामा किया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि विपक्ष मंत्री के इस्तीफे की मांग से 1 इंच पीछे हटने को राजी नहीं है। तो उधर संकेत है कि यूपी चुनाव को देखते हुए अजय मिश्र को फिलहाल पार्टी और सरकार से कवच हासिल हो चुका है। तो आपको बता दें कि कल लगातार हंगामे के बाद दोनों ही सदनों को स्थगित करना पड़ा था और आज एक बार फिर से जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, आज फिर से हंगामा शुरू हो गया और लगातार विपक्ष की यही मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटाया जाए। तो दिल्ली से लखनऊ तक सड़क पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। I must here appeal to every member who is in the well of the house, trying to. अन्य सदस्यगण, मैं आज से आग्रह करूंगा कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप नई परंपरा डाल रहे हैं नारेबाजी और तख्तियों की। ये परंपराएं उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं है। आपको देश की जनता ने चुनकर भेजा है, सदन में उनके सवालों को उठाने के लिए मेरा आपसे आग्रह है, कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें ताकि प्रश्नकाल ठीक से चल सके। आप नहीं चलाना चाहते, आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल नहीं उठाना चाहते,
सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अन्य सदस्यगण, तो 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। और इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा में स्मृति ईरानी ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। स्मृति ने विपक्ष को आईना दिखाया कि सदन में काम ना होना यह कतई कबूल नहीं है। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेसी सांसद के महिलाओं पर आपत्तिजनक बयानों के हवाले से समझाया कि पहले अपनी जुबान संभाले। I speak for the women and children of this country to hear how dedicated member of parliament will wish to discuss issues pertaining to them. And those gentlemen who belong specially to a particular party, one of their representatives yesterday said and made remarks about women which need to be condemned by every public representative in Karnataka. If you truly believe in the cause of women, first stand here and denounce that legislator who says that if you are raped as a woman in this country, you should enjoy it. Those men who stand in this well today, go back to your political organization and first bring to justice such a man, and then we will see who speaks for women and children in this country. दरअसल स्मृति ईरानी के इस गुस्से की वजह आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेसी विधायक ने महिला सम्मान पर बेहुदे बोल के साथ सदन की मर्यादा को शर्मसार कर दिया। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के.आर. रमेश ने रेप को ना रोक सके और मजे को जोड़कर जुबानी हदों को तार तार कर दिया। स्पीकर ने ना तो सख्ती की और ना ही रोका। बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर भी चर्चा के बीच कांग्रेसी विधायक ने शर्मनाक बात कही। ये पहली बार नहीं है जब रमेश कुमार ने ऐसी शर्मनाक टिप्पणी की है। फरवरी 2019 में जब वो स्पीकर थे तो उनके ऐसे ही एक बयान से भारी बखेड़ा खड़ा हो गया था। ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಅವನ್ನ ಖಂಡಿಸಬೇಕು। ನಿನ್ನೆ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದಂತ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸದನದಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೇವಲವಾಗಿ ಒಂದು ಲೈಟರ್ ನೋಟಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರು। ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಸಹ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು। ಒಬ್ರು ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಂತವರು ಇಂಥವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಂಟಿ ವಿಮೆನ್ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಆಗಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೇಪ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ನಾಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂಡ್ outrightly disgraceful. He is a serial offender. While he was a speaker of the assembly, he had made a similar comment. Now again he has repeated it. Congress party, which always claimed they are for women's safety and security and the respect, should immediately initiate action against this serial offender. There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. सबसे जरूरी बात यह है कि कांग्रेस के एमएलए की तरफ से ये बयान आता है और किस दिन आता है। आज 16 दिसंबर है और निर्भया हत्याकांड आज ही के दिन हुआ था। और सबसे शर्म की बात है कि वो लोग जो विधानसभा या संसद में बैठकर जिनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार के लिए उनके लिए कानून पारित करें, उनके लिए कानून बनाए, जहां से कानून बनते हैं वहां से अगर इस तरीके की मानसिकता का प्रदर्शन होता है तो माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग बिल्कुल भी उस जगह पे बैठने के लायक हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर रमेश कुमार ने माफी मांग ली है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि हर दिन वही तस्वीर, वही हंगामा, वही सदन का स्थगित होना, मंत्री को हटाने की मांग पर सदन के अंदर बाहर नजारा एक जैसा ही लगभग है। आखिर सदन का ना चलना किसकी जिम्मेदारी है? क्या सरकार और विपक्ष की लड़ाई में सरकारी पैसा यूं ही पानी में बहता रहेगा? पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला जो लोग बनाना चाहते हैं और विशेष तौर से पार्लियामेंट को परिवार के पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं, वो सफल नहीं होंगे। आप जो है वो अगर सोचते हैं कि हम इस तरह के पॉलिटिकल पाखंड और परपंच के जरिए पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि परिवार की पार्टी की निगेटिविटी एक्सपोज हो रही है। जहां तक सवाल है कानून का, कानून अपना निष्पक्षता के साथ, मजबूती के साथ काम कर रहा है। इसके लिए किसी को जो है वो सुपर कानून बनने की जरूरत नहीं है। जो अनैतिकता का भंडार हो वो नैतिकता की बात करे, इससे ज्यादा मजाक की। वो
फ्री फिर रहे हैं उनको डिसमिस करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी कोई एक्शन नहीं ले रहे। एसआईटी की रिपोर्ट होते हुए भी अगर एक्शन नहीं है तो ये हम कहना पड़ता है कि खुद प्राइम मिनिस्टर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसकी हिफाजत कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें बीजेपी और निषाद पार्टी के साझा रैली को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी भी शामिल होंगे। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में बीजेपी निषाद की महारैली होगी। शाह निषादों को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हैं, जिनकी आज बड़ी रैली है और बड़ी उम्मीदें हैं कि इस रैली में आखिर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री कहते क्या है। स्वागत है आपका। संजय जी, ये बताइए कि आज की बड़ी रैली आप लोग कर रहे हैं और अपने गठबंधन के तरफ से ये रैली है, तो क्या उम्मीद है, भीड़ कितनी होगी, आपके मुद्दे कितने उठेंगे और आपकी जो मूल मांग है उस पर कितना आश्वासन की आपको उम्मीद है? कई लाख लोग वहाँ, रैली ग्राउंड लगभग भर चुकी है और अभी टाइम है 2 बजे अमित शाह जी आएंगे और ये रैली नहीं रैला है, मेरे समाज का एक उत्साह है युवाओं। इस बार की रैली में विशेष है कि 80% युवा हैं। अब तक महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग कार्यकर्ता आते थे, इस बार युवा आ रहे हैं और युवा इस सोच के साथ आ रहे हैं कि कभी भारतीय जनता पार्टी हमारे सामाजिक मुद्दों के वो एजेंडे थे और उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ती थी, अखबारों में छपवाती थी और उनके वकील थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और ये आज के दिन में बड़े जज, छोटे जज दोनों अब वकील से जज हो गए हैं और जज ही अगर उनके टेबल पर आ रहा है तो निश्चित रूप से जज से बड़ी उम्मीद रखते हैं कि 2022 को चुनाव को मद्दे रखते हुए इनके जो आरक्षण के मुद्दे हैं वो मुद्दा कुछ और है नहीं, संविधान में लिखा हुआ मझवार और तुरैया, और वो ऑलरेडी पहले से सूचीबद्ध है और बेईमानों ने उसको उस पन्ने से ही नाम गायब कर दिया और उनके सरनेम को पिछड़ी में डाल दिया। कितनी विसंगति है कि 1992 से पहले तुरैया नाम के हमारे हजारों अधिकारी कर्मचारी तो आज आपको क्या उम्मीद है कि क्या जब अमित शाह आएंगे तो आपका जो इतने सालों का की जो मांग है वो आज निश्चित रूप से ये सौगात रैली है। ये लोग नौजवान इसीलिए आए सौगात लेकर और 2022 में वो एनडीए की सरकार बनाना चाहते हैं। तो 2022 का सरकार नजदीक है और माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने सार्थक पहल की है और उनको धन्यवाद देता हूं कि आरजीआई से लेकर टेबल टू टेबल उनके अधिकारी काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने विशेष सचिव एसपी गोयल को लगा रखा, सिद्धार्थनाथ सिंह को लगा रखा, इंजीनियर प्रवीण साथ खुद यहाँ से लेकर वहाँ तक हैं, ये सारे अधिकारी लगे हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो पन्ने से गायब हो गया, कम से कम आज मझवार तुरैया दिख रहा है और खाली एक काम और रह गया है कि पिछड़े में इनके नाम उपजातियों का सरनेम को पिछड़े में डाल दिया है, उसी को हटाना है। ये बहुत आसान है, ऑलरेडी हटा दिया गया है लेकिन अब टेबल से हटाना। मुंबई में सोसाइटी की टेरेस पर नए साल या फिर क्रिसमस की पार्टी की इजाजत नहीं है। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सरकार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। मुंबई में धारा 144 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। 16 दिसंबर शुरू होते ही रात 12 बजे से मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई और 31 दिसंबर तक ये एक्शन जारी रहेगा। मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है ताकि क्रिसमस और नए साल के वक्त कोई बड़ी गैदरिंग न हो। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। कोविड प्रोटोकॉल को तोड़कर नए साल या क्रिसमस की पार्टी सरकार को बिल्कुल मंजूर नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं मानते, रातों के भीड़ में इकट्ठा कुछ पार्टियां करने के इरादे से इधर उधर घूमते हैं। उनको पकड़ के जो मास्क नहीं पहनते उनको दंडित करना, उनको पावती दे के हम लोग फिलहाल तो काम कर रहे हैं और लोगों से ये काम करवा के लेना ही हमारा फिलहाल जिम्मा है और उस सिलसिले में हम नाकाबंदी कर रहे हैं। बुधवार को मुंबई पुलिस ने एक आदेश निकाला है जिसमें धारा 144 के अलावा संक्रमण को रोकने के लिए कई और कदम उठाए गए हैं, जैसे रेजिडेंशियल सोसाइटी की टेरेस या बीच पर पार्टी की इजाजत नहीं है।
किसी भी इवेंट या प्रोग्राम में वेन्यू की कुल क्षमता से 50% लोगों को ही भाग लेने की इजाजत है। इवेंट में आने वाले लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। नए आदेश के मुताबिक मॉल या दुकान में खरीदारी के लिए भी ग्राहक को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य है। सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए भी वैक्सीन की दोनों डोज लगा होना जरूरी है। वैसे मुंबई में 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की एक डोज और 80% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। बीएमसी की कोशिश है कि किसी तरह जनवरी तक 100% आबादी को दोनों डोज लग जाए। इसके लिए रात 12 बजे तक नाइट वैक्सीन सेंटर शुरू किए गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 32 मामले हैं। इनमें अकेले मुंबई में 10 केस मिले हैं। राहत की बात यह है कि 32 में से 25 ठीक भी हो चुके हैं। हमें लगता है कि दुनिया में जिस तरह से यूरोपीय देशों में फिर से केसेस आ रहे हैं और अधिकांश केसेस डेल्टा के नहीं ओमाइक्रॉन के हैं। एक एक देश में 2 करोड़ की आबादी में 50,000 केस हर दिन आ रहे हैं। हमें लगता है कि ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। लोगों की जिम्मेदारी है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। हमने भी जो हमारी तैयारी थी बेड्स को लेके, ऑक्सीजन को लेके, सभी जिला प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रहने के लिए कहा है। मुंबई में आज कोरोना के केस भी थोड़े बढ़े हुए आए हैं। 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 279 केस आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।